प्यार किसी का कहाँ पूरा होता है, क्योंकि प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। तू रहे न रहे, तेरी निशानी तो साथ होगी, आखिरी सांस तक ये कहानी तो साथ होगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज आप सुनेंगे एक ऐसे प्रेम कहानी जो अपने महबूब के दिए हुए रुमाल को जब अपने बच्चे के सिर पर बांधती है, तो उसे लगता है कि उसका बच्चा देखते देखते 25 साल का हो गया है और वह खुद अभी मुश्किल से 20 साल की ही है। इस कहानी का बल बहू और सास की वह दोस्ती है जो अपने बदन से रिश्तों का बोझ उतारकर पहली बार एक दूसरे को केवल इंसानी दर्द के रूप में देखती हैं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं अमृता प्रीतम की लिखी हुई बहुत ही शानदार कहानी, एक रुमाल, एक अंगूठी, एक छलनी। कच्ची पहली से लेकर 8वीं तक बंटी हमारे साथ ही पढ़ती रही थी। अभी वह 5वीं में ही पहुंची थी। उसके पिता उसे स्कूल छुड़ाने के लिए आ गए। हमारे स्कूल की बड़ी उस्तादनी ने बंटी की फीस माफ कर दी और यूं उसे स्कूल न छोड़ने दिया। 7वीं और 8वीं कक्षा की लड़कियां देखने में एक साथ एक कमरे में बैठती थी, पर आधी छुट्टी के समय 8वीं की लड़कियां हम 7वीं की लड़कियों को अपने पास फटकने नहीं देती थी। हमेशा अलग होकर बातें करती रहती। हम 7वीं की लड़कियां जब उनके निकट जाती तो वे हमें दूर हटा देती। हमें 8वीं की लड़कियों पर बहुत गुस्सा आता था और हम सोचती थी कि जब हम 8वीं में होंगी तो 7वीं की लड़कियों के साथ कभी इस तरह नहीं करेंगी। और फिर हम 8वीं कक्षा में चढ़ी। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले, हमसे भी वही बात हो गई जो हमने सोचा था कि हम कभी नहीं करेंगी। यह 13वां 14वां वर्ष पता नहीं कैसा होता है। यह शायद एक दहलीज होती है बचपन और जवानी के बीच में। इस वर्ष लड़कियों का एक पांव दहलीज के इधर और एक पांव दहलीज के उधर होता है। इन गर्मियों की छुट्टी में बंटी को एक पड़ोसी लड़का सवाल समझाता रहा था। हर रोज छुट्टी के समय बंटी हमें छिप छिप कर उसकी बातें सुनाया करती थी। अब हम 8वीं की लड़कियां आधे छुट्टी के समय 7वीं की लड़कियों को पास फटकने नहीं देती थी। जिस दिन बंटी हमें उस लड़के की बात न सुनाती तो हमें ऐसा लगता जैसे उस दिन स्कूल में आधी छुट्टी हुई ही नहीं थी। मेरी तो हंस बोल लेने की प्रीत है और मुझे क्या लेना है उससे, और उसने क्या लेना है मुझसे। कभी कभी बंटी हमें इस तरह कहकर टालने लग गई थी। बंटी लाह टालती, पर उसके चेहरे से हमें प्रतीत होने लगा था कि वह हंस बोल लेने की प्रीत अब बंटी के कंठ में से होकर उसके दिल में उतरने लगी थी। तभी तो अक्सर उसकी जुबान खुश्क हो जाती थी और वह ज्यादा बातें कर नहीं पाती थी। एक दिन उस पगली ने अपने हाथ में पेंसिल पकड़ी और गणित की कॉपी पर कोई 20 जगह उसका नाम लिख दिया, राजू राजू राजू। हमारी उस्तादनी ने उसकी कॉपी देख ली। कक्षा में तो उसे कुछ न कहा, पर जब आधी छुट्टी हुई तो उसे अपने कमरे में बुलाया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बंटी की मानो शामत आई हुई थी, पर हम तो बंटी की सहेलियां थी। हम सब के चेहरे उतरे हुए थे। काफी समय बाद जब बंटी बाहर आई तो रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। कॉपी पर जहां जहां राजू का नाम लिखा था, उस्तादनी ने रबड़ से उसे मिटा दिया था। 8वीं कक्षा जब एक नाव की तरह वार्षिक परीक्षा के किनारे लग गई तो सभी लड़कियां यात्रियों की तरह एक दूसरे से अलग हो गई। हमारा यह स्कूल तो 8वीं कक्षा तक ही था। बहुत सी लड़कियां अलग अलग स्कूलों में दाखिल हो गई। बंटी सिलाई के स्कूल में चली गई। 2 साल बाद मुझे बंटी के विवाह का कार्ड मिला, और लड़कियों को भी गया होगा। मैंने जल्दी से कार्ड पर लड़के का नाम पढ़ा। लिखा हुआ था करमचंद। कार्ड पर राजू के बजाय यद्यपि करमचंद लिखा हुआ था, तो भी वह विवाह का कार्ड था और हर एक विवाह को बधाई लेने का हक होता है। मैं भी बंटी के विवाह पर गई उसे बधाई देने के लिए। बंटी के हाथों में मेहंदी
बंटी की बाहों में कलीरे। मैंने बंटी को बधाई दी। मैं बंटी से उस हंस बोल लेने की प्रीत के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, पर कुछ देर बाद वही मुझे एक तरफ ले गई और बोली, मेरी एक चीज संभाल कर रख लोगी क्या? एक रुमाल। मुझे यह पूछने की जरूरत नहीं थी कि रुमाल किसका है। रुमाल राजू का ही हो सकता था। इसमें ऐसी कौन सी बात है? रुमाल तो तुम अपनी और चीजों के साथ ही रख लो ना। पर उसके एक कोने में उसका नाम लिखा हुआ है। किसी को क्या पता वह किसका नाम है? सिर्फ राज लिखा होता, कोई देखता, पूछता तो मैं कह देती मेरी सहेली का नाम है। पर राजू लिखा हुआ है। राजू तो लड़कियों का नाम नहीं होता ना। किस चीज से लिखा हुआ है? उसने एक दिन पेंसिल से लिख दिया था। मैंने सुई लेकर धागे से कढ़ाई कर दी। तो धागा उधेड़ डालो। उधेड़ डालूं? यह तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। बंटी ने एक लंबी सांस भरी, कहने लगी, तुम्हें याद है एक दिन हमारी उस्तादनी ने रबर लेकर मेरी कॉपी में से उसका नाम ही मिटा डाला था। आज मैं उसी तरह से उसका नाम उधेड़ देती हूँ। मेरा मन भर आया। बंटी ने मेरे सामने रेशमी रुमाल निकाला और सुई लेकर उस पर कढ़ा राजू का नाम उधेड़ने में लग गई। बंटी ने ही तो उसका नाम काढ़ा था। बंटी ही की कॉपी पर से उसकी उस्तादनी ने राजू का नाम मिटा डाला था। विवाह के कार्ड पर समाज ने राजू का नाम न लिखने दिया और आज वही बंटी मेहंदी लगे हाथों से रुमाल पर से उसका नाम उधेड़ रही है। चलो छोड़ो अब इन सब बातों को। तुम तो खुद ही कहा करती थी यह हंस बोल लेने की प्रीत है। सोच तो यही रही थी, पर यह हंस बोल लेने का प्यार मेरी हड्डियों में समा गया है, लहू में रच गया है। बंटी की आंखें भर आई। सुना है तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं। अच्छे कर्मों वाली हो तुम। उसका नाम भी करमचंद है। कितनी देर बाद मैंने बात को मोड़ा। नामों से भी कर्म बनते हैं? बंटी ने सिर्फ इतना ही कहा। कभी चिट्ठी लिखा करोगी या शाहनी बनकर हम सबको भूल जाओगी? कहीं भूलना भी अपने बस में होता है। बंटी ने एक लंबी आह भरी। इस समय भी शायद उसके मन में सहेलियों का ख्याल नहीं था, सिर्फ राजू का ख्याल था। राजू को तुम चाहे भूलो न भूलो, पर चिट्ठी तो तुम उसे लिख नहीं सकोगी। हमें कभी कभी लिख दिया करना, चाहे चिट्ठी में राजू की ही बातें लिखना। अच्छा, कभी कभी मन की भड़ास निकाल लिया करूंगी, पर एक बात है। क्या? तुम मुझे उसकी बात कभी न लिखना। पता नहीं वे लोग कैसे हैं, बिल्कुल गांव में रहते हैं। सुना है चिट्ठी भी वहां हफ्ते में 2 बार ही जाती है। पते पर जिला, तहसील, डाकखाना, गांव और न जाने क्या क्या लिखना पड़ता है। शायद वे लोग मेरी चिट्ठी को पढ़कर ही मुझे दिया करें। बंटी को ससुराल गए आज 15 वर्ष हो गए। पहले 4-5 वर्षों में उसने मुझे कुछ पत्र लिखे, ज्यादा नहीं, पर जितने भी लिखे उनमें उसके मन की भड़ास थी। मैं बंटी को हमेशा जवाब देती रही, पर उसके कहने के मुताबिक सिर्फ रस्मी किस्म के ही जवाब उसके पास पहुंचते रहे। कभी उसके मन की बातों का जवाब नहीं लिखा। फिर 10 वर्ष बंटी का पता नहीं क्या हुआ। उसने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा। मैंने समझा वो अपने परिवार में खो गई होगी। मैंने भी उसे कभी पत्र न लिखा। सोचा कहीं मेरा पत्र उसकी किसी सोई हुई पीड़ा को जगा न दे। पर आज बंटी का अचानक पत्र आया है। पता नहीं यह कैसा पत्र है। इसमें सिर्फ उसके मन की आवाज नहीं, इसमें जैसे हर स्त्री के मन की आवाज हो। मेरा मन भरा हुआ है। उसने मुझे जवाब देने से रोका है, नहीं तो आज मैं उसे बहुत लंबा पत्र लिखती और मेरा मन हल्का हो जाता। आज मैंने उसके सारे पुराने पत्र निकाले हैं और आज का पत्र भी सामने रखा हुआ है। एक बार सारे पत्रों को पढ़ रही हूँ। एक स्त्री के मन की आवाज। जो आज का काम वही कल का काम। पता नहीं, लगता है कि आज कौन सा दिन है। सिर्फ जब डाकिया आ जाता है
तो पता लगता है कि आज मंगलवार है या शनिवार। यहाँ पूरे हफ्ते में 2 बार डाकिया आता है। जैसे शहरों में तेल तांबा मांगने वाले हफ्ते में 2 बार आते हैं। जब डाकिया आता है तो मुझे ऐसा लगता है मानो वह कह रहा है, मंगलवार तले भार तेल तांबे का दान, या शनिवार तले भार तेल तांबे का दान। पर वे लोग पता नहीं कैसा तेल तांबा दान करते हैं, जिन्हें उनके मित्रों के प्यारे प्यारे पत्र आते हैं। मैं किसके पत्र के लिए डाकिये का रास्ता देखूं? अच्छा, तुम्हें मुझे 2 शब्द लिख देना, कोई बात न लिखना पत्र में, बस इतना ही कि तुम्हें मेरा पत्र मिल गया है। मैं इतनी सी बात के लिए ही डाकिये का रास्ता देखूंगी। तुम्हारी बंती। तुमने बारात में मेरा ससुर तो देखा था, खिजाब रंगी दाढ़ी वाला। अगर तुम मेरी सास को देखती तो सच कहती हूँ हैरान रह जाती। सास तो क्या, अभी वह पुत्र वधू भी नहीं लगती, बिल्कुल कुंवारी लगती है। उम्र में वह मुझसे 3-4 वर्ष ही बड़ी होगी, पर शारीरिक तौर पर बहुत कोमल है, पतली सी लचकती हुई हिरनी जैसी। चाहे वह मेरी सौतेली सास है, पर है तो सास ही ना। अगर वह मेरी सास न होती तो सच कहती हूँ उसे अपनी सहेली बना लेती। आज मंगलवार था, डाकिये को आना था। मुझे ख्याल आया शायद तुम्हारा पत्र आए। मैं दरवाजे पर खड़ी होकर डाकिये का रास्ता देखने लगी। मेरी सास भी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। डाकिया आया, उसने मुझे एक पत्र दिया। मैंने सास के चेहरे की ओर देखा। उसका चेहरा बहुत ही उदास था। ऐसा लगता था जैसे आज जरूर ही किसी का पत्र उसके लिए आना था, पर आया नहीं। भाभी, कोई चिट्ठी आनी थी तुम्हारी? मैंने उसे इतनी उदास देखकर पूछा। मुझे किसकी चिट्ठी आएगी? पहले तो उसने यह कहा और फिर कहने लगी, आनी तो थी एक चिट्ठी, पर आई नहीं। किसकी चिट्ठी? मैंने फिर पूछा। ईश्वर की चिट्ठी। और मुझे किसकी चिट्ठी आएगी? लगता था वह अभी रो पड़ेगी, पर वह रोई नहीं, या ऐसा रोना रोई जो किसी को दिखाई नहीं दिया। देखा, हम स्त्रियां कैसा रोना रो सकती है। कभी कभी मेरा दिल कहता है मैं भी जोर से रोऊं और वो भी जोर जोर से रो सके। तुम्हारी बंती। सच मानो, जब से यहाँ आई हूँ मुझे यह घर कभी अपना नहीं लगा। बिल्कुल मेहमान सी लगती हूँ इस घर में। अब इस घर ने मुझे बांध लिया है। एक छोटा सा राजू आ गया है मुझे बांधने वाला करके। सभी लोग उसे दीपक कहकर पुकारते हैं। शाम के समय काफी ठंड उधर आती है। मैं यह लाल रेशमी रुमाल उसके सिर पर बांध देती हूँ। लाल रुमाल में वह और भी सुंदर लगता है। मैं उसे गोद में लेकर देर तक उसका मुंह देखते रहती हूँ। तुम्हारी बंती। मेरा राजू 3 वर्ष का हो गया है। तुम्हें आज मन की बात बताऊं? कभी कभी जब मैं राजू के मुंह की ओर देखती हूँ तो देखते देखते उसका मुंह बड़ा हो जाता है, उसका कद भी बड़ा हो जाता है। जैसे मेरा राजू 25 वर्ष का हो गया हो और मैं अभी 20 वर्ष की ही हूँ। देखा, मैं कितनी पागल हूँ। बड़ा शरारती है मेरा राजू। अभी मेरे पास खेल रहा था, अभी रसोई में जा पहुंचा। गर्म चूल्हे पर पानी का ग्लास उड़ेल दिया है, सारा चूल्हा पट गया है। मेरी सास बेचारी को दिन दिन भर लगना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें एक बात बताऊं, मेरी सास चूल्हा क्या बनाती है, जैसे कोई बुत तराशती हो। तुमने कहीं ऐसा बांका चूल्हा नहीं देखा होगा। उसे चूल्हा बनाने का बहुत चाव है। थोड़े थोड़े दिनों बाद वो चूल्हा तोड़कर फिर से बनाने लगती है। जिस दिन वो अंदर का चूल्हा बनाती है उस दिन मैं बाहर के चूल्हे पर रोटी पकाती हूँ। वैसे जहाँ तक बन पड़ता है वह खाना पकाने का सारा काम स्वयं ही करती है। जब वह 15-20 दिन बाद रसोई का चूल्हा तोड़कर नया बनाने लगती है उस दिन खाना पकाने के काम को हाथ नहीं लगाती। चूल्हा बनाने का तो उसे कोई खप्त है। आए दिन मिट्टी में पानी डालकर बैठ जाती है। रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, मिट्टी गूंथती है और साथ में गाती है। वैसे मैंने कभी उसे गाते हुए नहीं सुना। गाना तो एक तरफ, उसे कभी मन भरकर बातें करते भी नहीं सुना। पर चूल्हा बनाते समय वह ऐसा गाती है जैसे कोई चरखा काते
और लंबा गीत शुरू कर दे। ईश्वर ही जाने उसके मन पर क्या गुजरती है। माता पिता ने भी तो उसकी जवानी से धोखा किया है। हीरे जैसी लड़की को तराजू में रखकर चांदी के रुपयों के एवज में कंकड़ के पल्ले बांध दिया। अच्छा, 2 शब्द जल्दी लिखना। तुम्हारी बंटी। एक बात तुम्हें लिखना भूल गई थी। मेरी सास को कई दिनों से थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता है। लाख मिन्नतें करो, वह एक पल के लिए आराम नहीं करती। भाभी, इस तरह तो डाकिया सचमुच ही एक दिन ईश्वर की चिट्ठी ले आएगा। तुम खुद ही अपनी जान की दुश्मन बनी हो। एक दिन मैंने उससे कहा, पता है क्या कहने लगी? तुम्हारा मुंह मीठा करूं, अगर सचमुच ही कोई डाकिया उसकी चिट्ठी ले आए। सच कहती हूँ, उसका दुख देखकर तो मेरे मन का भी दुख मामूली बन जाता है। ये इतने वर्ष और बीत गए, मैंने जानबूझकर ही तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा। वैसे तुम्हारे नए शहर का पता मैंने ढूंढ लिया था। पता है, जब कभी मैं तुम्हें पत्र लिखने की सोचती थी तो मुझे लगता था कि अगर मैंने तुम्हें पत्र लिखा तो पता नहीं कौन सी यादें मुझे चारों ओर से घेर लेंगी। तब तो कई दिन मैं होश न संभाल सकूंगी। मेरे हाथों से चीजें गिरने लगेंगी और तरकारियां जलने लगेंगी। अब तो सारा घर मुझे ही संभालना पड़ता है। इतने वर्ष मेरी सास रस्सी की तरह बल खाती रही, चारपाई पर लेटी हुई, जैसे उसी में खो जाती थी। उसका रंग कपास जैसा सफेद हो गया था। तुम्हें याद है या नहीं, एक बार मैंने तुम्हें लिखा था कि मेरी सास मिट्टी का चूल्हा क्या बनाती है, मानो कोई बुत तराशती हो। आए दिन चूल्हा तोड़कर नया चूल्हा बनाने का उसका खप्त बीमारी में भी नहीं गया था। मैं उसे ज्यादा रोकती नहीं थी। जिस दिन वह मिट्टी गूंथती थी, उस दिन पता नहीं उसमें कहाँ से जान आ जाती थी। लगभग 15 दिन की बात है, उसे खून की उल्टी आई थी। तब न तो हमें उसके जीने की आशा थी, न स्वयं उसे ही। दिन के समय जब मेरा देवर हकीम को बुलाने गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया। बोली, मेरा कहना मानोगी? बताओ भाभी, जो कुछ भी हो। मेरा मन छलक रहा था। मैं उसकी चारपाई के सिर टेक कर रोने लग गई थी। पगली कहीं की, रोती क्यों है? मैं तो एक एक मिनट करके राह देख रही हूँ कि कब ये प्राणों का पिंजरा टूटे और कब मेरी रूह आजाद हो जाए। बताओ भाभी, क्या कहती हो? तुम मुझे मिट्टी गूंथ दो। पागल हो गई हो? सांस तो तुम्हारे खत्म हो रहे हैं, मुझे पता है। तभी तो मैं कह रही हूँ, बस एक बार, वरना वो अभी सड़ियल हकीम आ जाएगा। भाभी, तुमने दुनिया के सारे मोह तोड़ डाले हैं। दुनिया से तुम्हारा मोह कभी हुआ ही नहीं। न तुम्हें रुपए से प्यार, न तुम्हें अपनी जान की परवाह। फिर तुम्हें इस चूल्हे से ऐसा मोह क्यों? चूल्हे के नीचे मैंने कुछ दबाया हुआ है। मौत के बिस्तर पर पड़ी मेरी सास हंसी और कहने लगी, तुम यह न समझना कि मैंने मोहरों की हांडी दबाई हुई है। भाभी, तुम्हारा दिल मुझसे छिपा नहीं है। जिस घर में तुम्हारा मन भर गया है, उस घर में तुम मोहरे क्यों दबाओगी? और मुझे भी मोहरों से कोई मोह नहीं, ये मुझे पता है। जो मन में है निसंकोच कह दो भाभी। मैं तुम्हारी पुत्र बधू हूँ, बेटी भी हूँ और तुम्हारी सहेली भी तो हूँ। भाभी आंखों से रोई मगर होठों से कहने लगी, कभी कभी मैं तुम्हें कहा करती थी ना कि आओ मैं तुम्हें दाने भून दूं। मैं बहुत बड़ी भटियारिन हूँ। हाँ भाभी, मुझे याद है, पर मुझे ख्याल था कि तुम यूं ही मजाक किया करती थी। तुम भला भटियारिन कैसे हुई? नहीं बनती, मैं सचमुच भटियारिन हूँ, किसी भट्टे वाले की भटियारी। तुम अभी वह चूल्हा उखाड़ो तो नीचे की ईंटें भी उखाड़ देना, कच्ची मिट्टी से ही लिपी हुई है। नीचे क्या है? छलनी, मेरे भटियारी की निशानी, और साथ में एक अंगूठी भी, वह भी उसी की निशानी। और भाभी ने उस उखड़ रहे सांसों में मुझे बताया कि उन्हें अपने गांव के एक लड़के से प्यार था। मोती नाम था उसका। माता पिता को नकली ही मोती पसंद आया। उन्होंने बेटी को कौड़ियों के मोल बेच दिया। विवाह को कुछ ही महीने हुए थे कि उदास मोती
भटियारा बनकर उसके ससुराल के गांव में भट्टी शुरू कर दी। जब मेरी सास दाना भुनाने गई तो मोती को भटियारा बना देखकर जैसे उसकी भट्टी में खुद ही भूनने लग गई। मोती ने जो कदम उठाया था उससे भला उसका क्या बनता संवरता, और रूपो का भी क्या बनता संवरता। मेरी सास का नाम रूपो था। एक दिन रूपो उसके पांव पर गिरकर रोई, तुम्हें मेरी कसम है, जो तुम अपनी ये हालत बनाओ, भुने हुए बीज अब उगेंगे नहीं। उसी दिन रूपो ने उसकी भट्टी तोड़ डाली। कढ़ाई उससे उठाई नहीं गई, सो वह छलनी ही उठा लाई और उसे हुक्म दे आई कि अपने गांव वापस लौट आए, अपने गांव वापस लौट जाए। मोती न उसकी कसम लौटा सका, न उसका हुक्म टाल सका। अपनी अंगूठी, एक निशानी उसने रूपो को दे दी और दूसरे दिन पता नहीं कहाँ चला गया। मोती भटियारा क्या बना, रूपो को सारी उम्र के लिए भटियारिन बना गया। इसने उसकी छलनी और अंगूठी अपने पास रख ली। अंगूठी पर मोती का नाम लिखा हुआ था। कहाँ छिपाती। चूल्हा तोड़कर उसने दोनों चीजें मिट्टी के नीचे ही दबा दी और उसके ऊपर नया चूल्हा बना दिया। दिन दिन भर चूल्हे के पास बैठकर वह रोटियां क्या पकाती, जैसे मन के विचारों को बेलती सेकती रहती। कभी कभी उसका दिल बहुत ही उदास हो जाता। वह चूल्हा तोड़ देती, उसकी निशानियों को गले लगाती, रोती और गाती। फिर उसी तरह दोनों निशानियों को धरती के हवाले कर देती और उसके ऊपर नया चूल्हा बनाकर उसकी रखवाली के लिए बैठी रहती। भाभी की यह कहानी खत्म हुई, तभी उसकी सांस खत्म हो गई। उसे खून की एक और उल्टी आई और प्राणों का पिंजरा टूट गया। पंछी उड़ गया। जितने वर्ष भाभी प्राणों के पिंजरे में बंद थी, मोती की अंगूठी कभी अपनी उंगली में पहन न सकी। जब उसकी रूह आजाद हो गई, तब मैंने चूल्हे को उखाड़ा और अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में डाल दी। मैंने ही उसे नहलाना था, मैंने ही उस पर कफन डालना था, इसलिए मुझे डर नहीं था कि कोई उसके हाथ में पड़ी हुई अंगूठी पर मोती का नाम पढ़ लेगा। और जब तक दूसरे दिन लोग उसके फूल चुनते, उस अंगूठी पर से उसके मोती का नाम ही मिट जाना था। छलनी मैंने अभी वैसे ही चूल्हे के नीचे रहने दी है। अगले महीने मेरी माँ हरिद्वार जा रही है और मैंने अपने पति को मना लिया है कि मैं 4 दिन को माँ के साथ जाऊंगी। वहां भाभी के फूलों को बहा दूंगी। आगे तुम समझ गई होगी किस प्रकार ट्रंक में छलनी डालकर ले जाऊंगी और उसके फूल छलनी में डालकर लहरों में बहा दूंगी। ओ मेरी सहेली, मेरी अपनी सहेली, आज तुम्हें न लिखूं तो और किसको लिखूं। मैंने भी अपनी यादों को आज ढूंढ ढूंढ कर देखा है। एक सुर्ख रुमाल उसके नीचे संभाल कर रखा हुआ है। चाहे कोई बंती हो, चाहे कोई रूपो, या चाहे कोई और, किसने अपने मन की तहों में कोई रुमाल या कोई अंगूठी नहीं दबाई हुई होती। हम अभागिनें जो किसी से प्यार करती हैं, जन्म से भटियारिनी हो जाती हैं। दिल की भट्टी पर अपने सांसों को दानों की तरह भूनती हैं और यादों की छलनी में से वर्षों रेत छानती हैं। तुम्हारी बंती एक भटियारिन। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी खत्म होती है। उम्मीद है कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अमृता प्रीतम की एक और दिल की गहराइयों में उतर जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।